चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, यही है ना। देखो, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम बहुत पहले से क्लास 7 से उसको पढ़ के आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं इसको। इसमें कुछ है ही नहीं, ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे जानने के लिए। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल को पहले समझने से पहले जानना पड़ेगा हमको, क्या क्या जानना पड़ेगा। एक चीज जानना पड़ेगा, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, देखो पॉलीगन का मतलब, पॉली का मतलब हमेशा याद रखो मेनी होता है। जैसे पॉलीनोमियल वैसे ही होता है पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी। ये हो गया मेनी, गॉन का मतलब होगा साइड, जिसका मेनी साइड्स हो उसको बोलते हैं पॉलीगन। जैसे कि पॉलीगन अगर उसके डेफिनेशन बुक में देखने जाओगे ना, तो उसमें क्या लिखा होगा, एक तो ऐसा रहेगा जो क्लोज जो कर्व होगा, उसका प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, क्लोज जो कर्व होगा। और सेकेंड होगा ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से, जो स्ट्रेट लाइन है ना उसी को लेके बना होगा। एक तो होगा क्लोज्ड कर्व, दूसरा होगा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, उसको बोलेंगे पॉलीगन। ठीक है, जैसे कि बताने की कोशिश करूंगा, ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। यहाँ 1 2 3 स्ट्रेट लाइन से, मगर ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, तो इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है, ये क्लोज्ड है, मगर ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। किसी चीज को पॉलीगन बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन और क्लोज होना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर का डायग्राम करो या रेक्टेंगल को देखो, ये पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है और क्लोज है। या फिर ऐसे कर दूं, इसको देखो ऐसे कर दूं, देखो इसे स्ट्रेट लाइन से 1 2 3 4 5 इसे स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है और क्लोज है, इसलिए इसको भी हम पॉलीगन कहेंगे। तो पॉलीगन कहने के लिए कंडीशन है, तो क्लोज कर्व होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन सा क्लोज है, क्लोज वाला कहाँ नहीं बता सकते हो, कौन सा ओपन है, ओपन वाला कहाँ नहीं बोल सकते हो, एंड क्लोज ओपन अगर दोनों रहेगा तो बता सकते हो कि पॉलीगन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर पॉलीगन जान गए कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन के अंदर में दो कंडीशन है। एक कंडीशन पॉलीगन में है, टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स आर देयर, दो तरह का पॉलीगन होता है। एक हो जाएगा कन्वेक्स, दूसरा हो जाएगा कनकेव। जैसे मिरर लेंस पढ़े थे ना, उसी तरह। ठीक है, पॉलीगन दो टाइप का होता है। अच्छा, ये पॉलीगन दो टाइप का जो दिया है, बुक में एक बार रेफर करोगे, लाइन बाय लाइन रीड करते के समय मैं दो टाइप का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें तुमको पता चल जाएगा कि इस कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा और कनकेव पॉलीगन कौन सा। देखो पहले इसको देखो, एक डायग्राम ऐसे है। अच्छा, इसमें बताओ ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, यस और नो? ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ओके। ये क्लोज है, ये पूरा क्लोज है, यस। अगर ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है और क्लोज है तो इसको हम पॉलीगन कह सकते हैं। मैं और एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ऐसा वाला डायग्राम। मुझे बताओ ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है कि नहीं? है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये क्लोज है कि नहीं है? हाँ सर ये क्लोज है, क्योंकि कहीं भी ओपनिंग स्पेस नहीं है, चारों तरफ पूरा क्लोज है। ठीक है, तो ये होता है वो एक टाइप का पॉलीगन, और ये होता है दूसरा टाइप का पॉलीगन, वन टाइप एंड सेकेंड टाइप। तो क्वेश्चन है, ये दोनों डायग्राम में कैसा क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों तो पॉलीगन है, क्लोज है और स्ट्रेट लाइन है, तो फिर इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको कन्वेक्स कहते हैं और इसको कनकेव कहते हैं। ऐसा क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है दोनों का डायगोनल्स में। देखो इसका डायगोनल्स 2 आएगा, और दोनों डायगोनल इनसाइड ही आएगा। देखो दोनों डायगोनल पूरा इनसाइड आया, अंदर ही आया। अगर इसका मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह हो सकता है। देखो ड्रॉ करूंगा ना, देखो कोशिश करो, ये हो सकता है। ठीक है, एक बाहर आ सकता है, ऐसे हो सकता है।
इसलिए हम क्या करते हैं, जिस पॉलीगन का डायगोनल पर्सन, डायगोनल आउटसाइड आएगा, बाहर आएगा आउटसाइड पे, उसको बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। और जो पूरा इनसाइड रहेगा सब कुछ, 2 3 4 जो भी इनसाइड रहेगा, उसको बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। अब मन में डाउट आ रहा है कि डायगोनल क्या है। सबको तो पता, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं डायगोनल क्या है। तो डायगोनल को हम कैसे जानेंगे किसका कितना डायगोनल होगा। ऑलरेडी मैं जब पढ़ा रहा था क्लास 7 में, तुमको बताया था कि एक डायग्राम ऐसा है जिसका नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल सेम है। कोई बता पाएगा क्या चीज है वो? किसका नंबर ऑफ साइड? नहीं, कहाँ स्क्वायर का होता है? स्क्वायर का तो 4 साइड है, स्क्वायर का 4 साइड से। स्क्वायर का कहाँ 4 डायगोनल होता है? स्क्वायर का तो 2 डायगोनल हुआ, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल। अरे रोम्बस का भी कैसे होगा? रोम्बस का तो 4 ही साइड है, उसका तो 2 ही डायगोनल हुआ। पढ़े होगे तब याद रहता, पढ़े तो नहीं हो, भूल जाते हो। अरे तुक्का मत लगाओ, कुछ नहीं, कुछ भी। देखो मैं बताऊंगा किसका सेम रहता है, ठीक है? याद रखो। एक देखो, पहले देख लो कि अगर स्क्वायर क्यूब देखे जाओगे ना, तो स्क्वायर में 4 साइड है और 2 डायगोनल है। रेक्टेंगल में वही है, सेम है। एक होता है पेंटागन। पेंटागन, अच्छा पेंटागन क्या है पहले देख लो वो चीज। अगर किसी में 3 साइड्स है, 3 साइड्स है, उसका नाम है ट्राइंगल। सबको पता है, अगर 3 साइड रहेगा तो उसको ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइड रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? कोई स्क्वायर नहीं कहेगा, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स रहेगा तो उसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन। अगर 6 साइड्स रहेगा तो उसको बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है? अगर 7 साइड्स रहेगा, कोई बता पाएगा 7 को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन नहीं, 8 साइड को बोलते हैं ऑक्टागन। 9 साइड को बोलते हैं नोनागन। 10 साइड को बोलते हैं डेकागन, ठीक है? ये 7 साइड को क्या बोलते हैं? जैसे कि 6 को हेक्सागन, 7 साइड को लगेगा कि सेक्सागन या फिर ऐसा कुछ होगा, बट इसका आंसर होगा हेप्टागन। क्या होगा? हेप्टागन। सो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ये हो गया नंबर ऑफ साइड और उसका नाम क्या होता है। इसको याद रख लेना, बुक में टेबल दिया हुआ है, चाहोगे तो इसे रिवाइज करने के टाइम पे इसको नोट करके लिख लेना। जब उसका वीडियो देखोगे ना, फिर से देखो वीडियो और एक बार देखो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़िया से देखो, उसको नोट कर लो, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे और बुक में नहीं हो सकता है, ठीक है? अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि कौन सा फिगर ऐसा है जिसका नंबर ऑफ साइड्स और डायगोनल सेम है, वो है पेंटागन। पेंटागन में अब सबको पता चल गया, पेंटागन में साइड्स कितना है ना सर? साइड्स 5 है। तो डायगोनल भी कितना होगा सर? 5 ही होगा। चेक करो, देखो पहले पेंटागन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? पेंटागन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 1 2 3 और इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 5, हो गया पेंटागन। अब डायगोनल ड्रॉ करेंगे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को अभी भी नहीं आएगा कि डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं और डायगोनल किसे कहते हैं। डायगोनल का डेफिनेशन है, देखो डायगोनल का मतलब होता है कोई भी 2 कंजिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइंट नहीं करना है। कंजिक्यूटिव समझ रहे हो? जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट कंजिक्यूटिव है, ये लाइन को हम डायगोनल नहीं कहेंगे, ये लाइन को हम साइड कहेंगे। किसी चीज को डायगोनल बनने के लिए 2 कंजिक्यूटिव पॉइंट से ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 कंजिक्यूटिव पॉइंट छोड़ के कहीं भी ज्वाइंट करेगा ना तो डायगोनल बन जाएगा। जैसे देखो यहां से, देखो यहां से एक पॉइंट इसको हो गया, ये तो डायगोनल नहीं है। ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सटा हुआ है, नहीं है ना, दोनों कंजिक्यूटिव नहीं है ना, तो ये बन जाएगा एक डायगोनल। ये पॉइंट के साथ में ये पॉइंट जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो ये डायगोनल नहीं होगा, ये बन जाएगा और एक डायगोनल। 2 डायगोनल हो गया। मुझे देखो ये पॉइंट जो दिया हो ना, बढ़िया से देखो, समझ जाओ, क्वेश्चन पता चलेगा।
देखो ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट के साथ में ये पॉइंट जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट जुड़ा, 2 पॉइंट लगा हुआ है ना, जो जो पॉइंट नहीं लगा है वो सबको डायगोनल बनेगा। देखो ये डायगोनल एक हो गया और ये एक डायगोनल हो गया, ये पॉइंट से 2 डायगोनल हो गया। क्लियर, सबको आइडिया हो रहा है? नहीं तो फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, देखो देखो डायगोनल देख लो, पता इजी हो जाएगा, एक बार समझ लो, बाकी चीज कुछ नहीं है। मैं क्या बोला कि 2 कंजिक्यूटिव पॉइंट से नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कंजिक्यूटिव पॉइंट को छोड़ देंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट लगा हुआ है और ये पॉइंट लगा है, दोनों पॉइंट को छोड़ देंगे, बाकी जो रुक गया ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, यहां से 2 डायगोनल बन गया। अब मैं दिखाता हूं दूसरा डायगोनल, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से ये पॉइंट लगा हुआ है और ये पॉइंट लगा नहीं, कौन सा है, ये नहीं लगा है और ये नहीं लगा है, हो गया 4। अब देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट में क्या दिया हुआ है, अगर ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये ऑलरेडी चला गया है, हो गया ये ऑलरेडी, तो बचा कौन सा, ये वाला पॉइंट। देखो ग्रीन में 2 है, रेड में 2 है और ब्लू में सिर्फ 1 है। ब्लू वाला ये बोल रहा हूं, ये ब्लू वाला है, ये ग्रीन वाला 2, ये रेड वाला 2, तो टोटल हो गया तुम्हारा 5 डायगोनल्स। डायगोनल ड्रॉ करने का यही ट्रिक है। अगर इसलिए मैं 5 बताया क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बोल के, अगर देखना चाहते हो तो स्क्वायर में वही चीज है। देखो स्क्वायर देखो, अगर स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट से 2 पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है और ये पॉइंट लगा हुआ है, तो कौन सा नहीं लगा है, ये नहीं लगा, तो ये एक डायगोनल हो जाएगा। वैसे ही अगर दूसरा ड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट में आओ, ये पॉइंट में ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये नहीं लगा, इसको ज्वाइन कर दो, देखो 2 हो गया। अब मन में डाउट आ रहा होगा सर ये पॉइंट भी ले लो, देखो ये पॉइंट भी लगा तो ऑलरेडी ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है और ये हो गया ऑलरेडी, तो यही लाइन बार बार आएगा, और यहाँ आओगे तो यही लाइन आएगा, तो टोटल 2 ही लाइन बनेगा, तो यहाँ पे 2 डायगोनल होता है। ठीक है, तो पेंटागन ऐसा फिगर है जिसमें 5 साइड है और 5 डायगोनल है। क्लियर? ओके, अब देखो एक चीज होता है रेगुलर पॉलीगन, बुक में रहेगा रेगुलर पॉलीगन और रहेगा कि इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर और रेगुलर। डेफिनेशन याद रख लो, एग्जाम में रेगुलर का मतलब पूछे या ना पूछे कोई मतलब नहीं, हमसे जानना है कि रेगुलर का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज होगा, रेगुलर जो होगा ना वो इक्विलैटरल होगा। इक्विलैटरल मतलब समझ रहे हो, सारे साइड्स इक्वल होगा, एंड इक्वी एंगुलर होगा। इक्वी एंगुलर का मतलब हुआ सारे एंगल्स भी इक्वल होगा, मतलब इक्विलैटरल भी होगा एंड इक्वी एंगुलर भी होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फील करता है तो इसको बोलेंगे रेगुलर, अदरवाइज ये हो जाएगा इरेगुलर। एक डायग्राम देके समझाता हूँ, देखो अगर मैं क्वेश्चन में डायग्राम की देखने के लिए अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, मान के चलो ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसको हम रेगुलर कहेंगे, क्यों, हम जानते हैं स्क्वायर का 4 साइड बराबर है। अगर 4 साइड्स आर इक्वल मतलब इसका इक्विलैटरल का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 4 साइड मतलब स्क्वायर का 4 एंगल है और 4 एंगल्स, ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब 4 एंगल्स भी इक्वल है, मतलब ये इक्वी एंगुलर है, इसलिए बन गया रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर बन गया। देखो इरेगुलर का मतलब समझो, अगर मैं डायग्राम में रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, हम जानते हैं रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 90 होता है। ठीक, पहला कंडीशन की इक्विलैटरल होगा, इक्विलैटरल मतलब सब साइड बराबर, तो यहाँ पे सब साइड बराबर नहीं है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये इक्विलैटरल नहीं है। सेकेंड केस इक्वी एंगुलर, सब एंगल इक्वल होगा, हाँ सर ये सब एंगल इक्वल होता है। देखो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो इसको हम रेगुलर नहीं कहेंगे, ये हो जाएगा इरेगुलर, ये हो जाएगा रेगुलर। अब रेगुलर का मतलब समझ में आया, रेगुलर का मतलब जो होगा इक्विलैटरल एंड इक्वी एंगुलर, ये जो रेगुलर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो बन जाएगा इरेगुलर। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन है मेरा, बताना है सबको, अगर सबको पता चल गया कि रेगुलर का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ ऐसा कोई, सुनो क्वेश्चन बढ़िया से, ऐसा कोई ट्राइंगल है क्या जिसको हम रेगुलर कह सकते हैं? ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसको हम रेगुलर ट्राइंगल कह सकते हैं और रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं? एनीवन?
हाँ, आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होता है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तीनों एंगल इक्वल होता है, सबको पता है, क्योंकि इक्विलेटरल में ईच एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है। मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। इक्विलेटरल भी है, एंगुलर है, तो ये बन जाएगा रेगुलर। ठीक है, और कोई रेगुलर नहीं बनेगा, और जो भी ट्रायंगल बताओगे वो सब इरेगुलर ही बनेंगे। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ स्क्वायर बनेगा इक्विलेटरल, सॉरी स्क्वायर बनेगा रेगुलर, बाकी कोई रेगुलर नहीं बनेगा, सब बन जाएगा इरेगुलर। अब सबको रेगुलर इरेगुलर का मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखो, इरेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, इसके बारे में ब्रीफली बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं और क्या क्या चीज पॉलीगन में पढ़ने वाले हैं। पॉलीगन पढ़ रहे हैं ना, तो पॉलीगन शुरू होगा ट्रीट से, मतलब ट्राइंगल से शुरू होगा और जाके खत्म होगा डेकागन पे। डेकागन का डायग्राम देखोगे, ऐसे 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 करके 10 ऐसे पूरा दिया होगा, पूरा बड़ा वाला डायग्राम देखो डेकागन का। तो यहाँ तक पढ़ेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन को समझते चलेंगे। ठीक है, देखो इसमें 2 फॉर्मूला दे रहा हूं, फॉर्मूला को बढ़िया से समझो। एक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन का सम, एंगल का सम कितना होगा। देखो एक वर्ड है इंटीरियर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, ये ट्राइंगल में 2 टाइप का एंगल्स है। एक होता है इंटीरियर, देखो जो रेड में एंगल का नोटेशन दिया ये होगा इंटीरियर, क्योंकि इनसाइड है। अगर मैं उसको अगर ये ड्रॉ करके ये बनाऊंगा, ये होता है आउटसाइड वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल 2 टाइप का हो गया, एक तो बाहर साइड में आउटसाइड, और इनसाइड में अंदर में हो जाएगा इनसाइड इंटीरियर एंगल। तो मुझे क्या चाहिए कि सब इंटीरियर एंगल का सम चाहिए। हम सबको पता है ट्राइंगल केस, हम सबको पता है। कोई बता पाएगा सम ऑफ दी ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल को तीनों साइड, तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आएगा। आंसर आएगा 180 डिग्री। हाँ कि नहीं? कोई भी ट्राइंगल का 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं, कोई भी ले लो, ये 4 एंगल का सम कितना आता है ना, सबको पता है 360 डिग्री। नहीं पता है तो जान लो, ट्राइंगल का होता है 180, इसका होता है 360। अगर हम देखो ये दोनों पहले से जानते हैं, मगर मैं पूछूंगा पेंटागन का कितना होगा, हेक्सागन का कितना होगा, उसको आंसर कैसे करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला दे दूंगा, कॉमन फॉर्मूला सबके लिए बराबर होगा। वो फॉर्मूला ऐसे है, देख लो, बहुत लोगों को फॉर्मूला आता नहीं, क्लास 7 तो पढ़ के गए, पूछ लो नहीं आएगा। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना है n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, n होता है साइड्स, कितना साइड्स है n का वैल्यू वो है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूला को पुट करूंगा बाकी चीज को आंसर करने के लिए। देखो अभी अगर पहला केस लेंगे ट्राइंगल का केस ले लो। ट्राइंगल के केस में क्या होगा, देखो ट्राइंगल में नंबर का साइड का वैल्यू कितना है, 3 है, वैल्यू पुट कर लो, 3 - 2 इंटू 180, 3 - 2 का वैल्यू 1 इंटू 180, कितना आएगा 180 आएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो उसका n कितना होता है 4 होता है, या 4 पुट कर लो, 4 - 2 इंटू 180, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 180, इसका मतलब हुआ 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, n - 2 और 180। अगर कोई पूछ ले सर पेंटागन का कितना होगा, पेंटागन का नंबर ऑफ साइड होता है 5, तो सिंपली यहाँ क्या करना है 5 पुट करना है, 5 - 2 करके जो आंसर आएगा उसको 180 में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया फॉर्मूला, सबको फॉर्मूला याद आया, n - 2 इंटू 180, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स।
क्लियर हुआ? जो लिखना चाहते हो साइमल्टेनियसली लिख सकते हो, नहीं तो बाद में भी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसमें पता चल जाएगा। देख लो अभी नेक्स्ट दिया हुआ है, सर आप तो एक चीज बता दिए कि नंबर ऑफ सम ऑफ द साइड्स ऑफ ना इंटीरियर बता दिए, सर एक्सटीरियर का क्या होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है, देख लो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। सबके लिए सेम, कोई भी पॉलीगन उठा दो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम करोगे तो 360 आएगा, ये फिक्स है, याद रख लो 360। मगर इसके साथ एक फॉर्मूला है वो हमको याद रखना है, ये तो इजी है, 360 सब याद रख लेंगे, हमको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है ना, एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल, देखो मैं क्या क्या सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल, सब एक्सटीरियर एंगल का सम 360 हो गया, मगर मुझे चाहिए ईच का एंगल कितना होगा, ईच मतलब एक एक का एंगल कितना होगा। सबका आंसर बराबर आएगा क्योंकि हम पॉलीगन पढ़ रहे हैं, पॉलीगन में सब इक्विलैटरल है और इक्वल एंगुलर है। अगर इक्वल रेगुलर पॉलीगन पढ़ रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन में एंगल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, और इट मीन्स एक एक एंगल का वैल्यू कितना आएगा, उसका फॉर्मूला होता है 360 बट्टा n, 360 बट्टा n, और n होता है नंबर ऑफ साइड्स, मतलब एक एक एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर देना है, और पूरा सम पूछेगा तो इधर सीधा लिख देना है 360 है, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूला, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स एंड ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब मन में क्वेश्चन आ रहा है सर ईच एक्सटीरियर क्या होगा, वो मैं क्वेश्चन करने के टाइम बता दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं। ये तीन हो गया ना, उसके साथ एक और फॉर्मूला यहाँ पे जोड़ देंगे। सबको समझ में आ रहा है? ये एक बार ये सुनो कर, बस ये सुनो, ओके। देखो पहला फॉर्मूला में दिया, पहला फॉर्मूला क्या दिया हमें, ऑल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये हो गया n-2 इंटू 180। सेकेंड क्वेश्चन दिया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इसका मतलब ऑल होता है, ऑल, इसका आंसर दिया 360 डिग्री। थर्ड में दिया ईच एक्सटीरियर, मतलब एक एक एक्सटीरियर कितना होगा, इसका आंसर होगा 360 बट्टा n, n होता है नंबर ऑफ साइड्स, बार बार नहीं बोलूंगा। सेकेंड लास्ट है ईच इंटीरियर का, अगर कोई डाउट है ना तो एक चीज याद रख लो, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर ये दोनों मिलेंगे ना तो बन जाएंगे 180 डिग्री। ये चार फॉर्मूला याद रखो अभी के लिए, अभी तुरंत याद रखो, ऑल इंटीरियर, ऑल एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर और ईच इंटीरियर निकालने के लिए ये अलग याद रखो, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर बनता है 180। ये चार पॉइंट्स याद रखो, मैं क्वेश्चन करके समझाऊंगा कि क्या करना है हमको। चार पॉइंट्स याद सबको आया, n-2 180, 360, 360 बट्टा n एंड दिस एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलो कि डायग्राम दिया हुआ है, ट्राइंगल से शुरू करता हूं, ठीक है। अच्छा ये जो डायग्राम दिया है ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा, कोई गेस कर पाएगा ये ट्राइंगल किस टाइप का होगा? पूछने की जरूरत नहीं है, ये इक्विलैटरल होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो इक्विलैटरल ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है, सारे चीज फाइंड करेंगे हम। एक्सटीरियर कितना होगा, नहीं हमको पता है एक्सटीरियर ऐसा होगा, एक्सटेंड कर दो इसको। हमको पता है कि ईच इंटीरियर होता है सर, ईच इंटीरियर होता है 60 डिग्री, और हमको ये भी पता है, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, ये 60 ये और ये पार्ट दोनों मिल जाएंगे तो कितना बनेंगे, ये सबको पता है, ये दोनों मिलने पर कितना बनते हैं, बहुत पहले से पढ़ के ये कितना बनेंगे, 180 बनेंगे, हाँ कि नहीं।
इसलिए मैं बताया था कि इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर जब जुड़ जाएंगे ना था, तो हमेशा 180 डिग्री देते हैं। इसलिए हमको एक मिल गया, मतलब दूसरा हम खुद से निकाल लेंगे, खुद से निकाल लेंगे। देखो बुक में कुछ क्वेश्चंस दिया है, उसको मैं सॉल्व करूंगा थोड़ी देर में, तब पता चल जाएगा। अब देख लो एक चीज, डायग्राम का भी सॉल्व करूंगा। अगर ऐसा कोई डायग्राम दे दे, अगर ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम पे मत जाओ कि डायग्राम में क्या दिया है क्या नहीं दिया, बस इसको देख लो, ठीक है। ये डायग्राम गलत हो जाएगा क्योंकि ये रेगुलर नहीं है। पहले रेगुलर तरह ड्रॉ करता हूँ, कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रेगुलर मान के चलो, रेगुलर, रेगुलर तो मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, मान के चलो रेगुलर है। मुझे क्या बताइए कि ये पेंटागन है, क्या दिया है ये, पेंटागन। अब मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड करो ईच एक्सटीरियर, ईच इंटीरियर, ऑल, सम ऑफ ऑल, सब पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा सम ऑफ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर। ये भी, ये जो एंगल है सबको मिला दिया जाए तो कितना बनेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर कितना आएगा ना। क्वेश्चन होगा n-2 इंटू 180, हाँ कि नहीं। n की जगह पड़ेगा 5-2 इंटू 180, दैट इक्वल टू 3 इंटू 180, दैट इक्वल टू 540। मतलब ईच, ये जो सब एंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो बनेगा 540। एक ये हो गया। दूसरा है, हम जानते हैं सारे एक्सटीरियर का सम कितना आएगा, 360 आएगा। अगर मैं पूछूंगा एक एक एक्सटीरियर कितना है, तो हम क्या करेंगे, 360 से 5 डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 360 बाई n करेंगे तो ईच एक्सटीरियर आएगा। उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 7 जा 35, 10, 5 to 72 आया। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आएगा 72। हम जानते हैं एक्सटीरियर के साथ में अगर इंटीरियर जोड़ दिया जाए तो बनेगा 180 डिग्री। अगर 72 सिर्फ एक्सटीरियर है तो इंटीरियर कितना आएगा, 108 आएगा, हाँ कि नहीं। तो ये आ जाएगा 108। ये ऐसा कर सकते हैं। और एक लॉजिक है, सर आपने बताया था कि रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल्स तो इक्वल होते हैं। अगर मेरा पूरा का सम अगर 540 आया सर, तो ईच एंगल कितना होगा, 540/5 नहीं होगा। बताओ ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो पेंटागन में सारे का सम 540 आ गया। हम जानते हैं कि पेंटागन में सारे तो एंगल्स इक्वल है ना, क्योंकि रेगुलर है। अगर सारे एंगल इक्वल है, सबका सम अगर 540 आया तो एक का कितना होगा, 5 डिवाइड कर दो। ऐसे भी करोगे तो बनेगा 108 डिग्री। वैसे करो ऐसे करो, बात एक ही है, ईच एंगल बन जाएगा 108 डिग्री। ये समझ में सबको आया मैं क्या बोल रहा हूं। ईच एक्सटीरियर, ईच इंटीरियर, सम ऑफ द एक्सटीरियर और सम ऑफ द इंटीरियर, इतना तक निकाल सकते सब लोग ना, इतना तक कर पाओगे, यस और नो। ओके, एक एडवांस फॉर्मूला दूंगा जो बुक में तुम्हारा नहीं है, बुक में नहीं है। वो एडवांस फॉर्मूला ये है, सर आपने बता दिया कि ट्राइंगल में कितना सा डायगोनल होता है। सर डायगोनल जो बताया आपने, ये ट्रिक है, ये बुक में नहीं है, जानने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। सर ट्राइंगल में कितना डायगोनल है, देखो ट्राइंगल ये सूरत है, मैं बताया कि कंजुगेटिव पॉइंट से डायगोनल नहीं होगा, तो ये भी कंजुगेटिव है, ये भी कंजुगेटिव है। तो यहाँ पे डायगोनल का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे डायगोनल 0 है, कुछ नहीं है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आता है। अगर मैं पेंटागन करता हूं तो मैं सॉल्व करके दिखा, यहाँ पे 5 आता है। ऐसे हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, इस सब में कितना कितना आएगा, बुक में तो दिया नहीं है, मगर मेरे लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो ये लिख के रखो या फिर बाद में जब लिखोगे तब पता चल जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल, अगर कहीं पूछा जाए नंबर ऑफ डायगोनल याद रखने के लिए, तो एक चीज याद रख लो, फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं अभी पुट करके प्रूफ करूंगा। पहले प्रूफ करूंगा ट्राइंगल का। अगर ट्राइंगल का प्रूफ करेंगे, n का मतलब होता है साइड्स, ऑलरेडी बताया हूं। ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 3 होता है। पुट करो 3 इंटू 3-3/2, ये हो जाएगा 0, 0 इंटू 3, 0, 0/2, 0, तो आंसर होगा 0। इसलिए यहाँ पे कोई डायगोनल नहीं है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल को जाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल केस में क्या है,
ना नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो यहाँ पे कैसे आएगा 4 इंटू 4-3/2, मतलब 4 इंटू 1/2। 2 से काटाकुटी करेंगे तो बच जाएगा 2, इसलिए क्वाड्रिलेटरल में आता है 2। अगर मैं पेंटागन में जाऊंगा, तो क्या होगा ना, होता है n इंटू n-3/2 होता है ना। पेंटागन में n कितना होगा 5 होगा, क्योंकि पेंटागन में नंबर ऑफ साइड 5 होता है, तो कितना होगा 5 इंटू 5-3/2 इक्वल टू 5 इंटू 2/2। अगर काटाकुटी करेंगे तो बच जाएगा 5। इसीलिए पेंटागन में नंबर ऑफ साइड 5 होता है और डायगोनल भी 5 होता है। यही लॉजिक है। एक चीज याद रख सकते हो, दूसरा ये फॉर्मूला। देखो इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ डीपली कि ये पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ताकि सबको पता चले कि हाँ पढ़े थे। ऐसे नहीं कि पूछा जाए तो कुछ बता नहीं पाओगे, ठीक है। यहां तक था बेसिक। अब हम पढ़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के लिए हमें सारे चीज बता दिया कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो कंसेप्ट बाकी है वो क्या है, वो है जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, स्क्वायर, रॉम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट्स, ट्रापेजियम। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। देखो मैं ऑलरेडी क्लास 7th में तुमको एक नोट शेयर किया था, वो नोट में ये सारे डायग्राम्स और डिटेल्स बताया हूँ, याद है कि नहीं है बताओ। ज्योमेट्री जब पढ़ाया था क्लास 7th में, पूरा बढ़िया से पूरा डिटेल में बताया था कि 10th क्लास तक तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए बोल के एक एक्स्ट्रा नोट में लिखवाया था। वो सबके पास है या नहीं है? रेस्पॉन्ड करो। ज्योमेट्री पढ़ाने के टाइम पे पूरा एक नोट दिया था, देवी का पता नहीं, सत्यम, आयुष ये लोग बता सकते हैं। एक एक्स्ट्रा नोट दिया था और इसमें जो सर्कल पूरा बताया था, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल का वर्जन, जितने जितने टाइप के ट्रायंगल है सारे ट्रायंगल्स प्रॉपर्टीज, पूरा ज्योमेट्री का सेशन लिया था 2-3 दिन के लिए। हाँ फॉर्मूला है, थ्योरी भी है, लिखाया था। देख लो सब फॉर्मूला वगैरह है नोट में, नोट निकाल के देख लो, डायरी वगैरह तुम लोग लिख रहे थे उस टाइम पे। फॉर्मूला मिला तुम लोग कहीं कहीं इधर उधर करके लिखते हो, इसलिए नहीं मिला तुम लोग को। छोड़ो छोड़ो, फिर मैं नोट करके लिख के डिस्क्रिप्शन में या फिर असाइनमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब देख लो मैं क्या करेंगे, जो लिखत नहीं है तो पढ़ लेंगे फिर से। देखो फिर भी पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाया था ये बोल रहा हूँ। देखो स्क्वायर, देखो एक एक देखो बढ़िया से याद रखो, यही से स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है ये पहला प्रॉपर्टी, स्क्वायर का पहला प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सब साइड्स इक्वल हो गए, कहीं डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ऑल साइड्स इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल रहेंगे और ईच एंगल का वैल्यू रहेगा 90 डिग्री। सारे साइड्स इक्वल रहेंगे, सारे एंगल्स इक्वल रहेंगे और ईच एंगल रहेगा 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें डायगोनल है 2, डायगोनल की संख्या है 2। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर का मैं डायगोनल ड्रॉ करने लगूंगा तो डायगोनल ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल अगर मैं बना दूं ना, तो ए बी सी डी लिख लू और इसको इंटरसेक्शन को ओ ले लू, तो यहाँ पे एक चीज है सर, ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं अपने बीच में। बाइसेक्ट का मतलब भाग भाग करते हैं। जैसे कि मुझे पता है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों इक्वल है, पहला पॉइंट। दूसरा है डायगोनल्स इक्वल है, ये दोनों जो डायगोनल्स है ना, दोनों डायगोनल्स इक्वल रहेगा, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये डायगोनल अपने में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ओ बराबर होगा सी ओ, ये एंगल ये बाइसेक्ट किया। दूसरा ऐसे भी बाइसेक्ट करते हैं, बी ओ इक्वल टू डी ओ, और ये चारों इक्वल है, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है, अगर आधा करेंगे
तो ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, चारों इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये चार पाथ इक्वल इक्वल है, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। इतना होता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी। ट्राई मतलब ज्योमेट्री की पर्सन जानने के लिए इतना होता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी। मेंसुरेशन में उसका एरिया और पेरीमीटर जुड़ जाएगा। ठीक है, चाहोगे तो तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर बाद में उसको रिवाइज करते वक्त फिर पढ़ पढ़ के लिख भी सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब चलेंगे इसका रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी दिया हुआ है? देखो, रेक्टेंगल में जब पढ़ेंगे रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का डायग्राम ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, वहां पे था ऑल साइड्स इक्वल, यहां होगा सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल। सेकेंड, वहां पे था ऑल एंगल्स इक्वल, यहां पे भी हो जाएगा ऑल एंगल्स इक्वल। यहां पे भी ऑल एंगल्स इक्वल रहेगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, सारे एंगल्स इक्वल 90 के बराबर होगा। ठीक है, वहां पढ़े थे डायगोनल्स का संख्या 2 होगा, यहाँ पे भी डायगोनल की संख्या 2 होगा, मगर वहां पढ़े थे कि डायगोनल इक्वल होगा। ये दो डायगोनल था ना, ये दो डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पर भी डायगोनल्स इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? डायगोनल भी इक्वल है। अब अगर थोड़ा एक्सटेंडेड में देखेंगे कि डायगोनल के साथ और क्या होता है, देखो ये कर दिया, मुझे पता है सर ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बाइसेक्ट करेगा, मतलब अगर ये ए बी सी डी बनेगा, तो ए ओ और सी ओ, बी ओ और डी ओ इक्वल इक्वल होगा। मतलब इसका हुआ ए ओ इक्वल टू बी ओ हो जाएगा, इक्वल टू सी ओ होगा, इक्वल टू डी ओ होगा। दैट मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, तो स्क्वायर में कर रहे थे, रेक्टेंगल में कर रहे हैं। डिफरेंस इतना हुआ कि स्क्वायर में सर ऑल साइड्स इक्वल था और यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा। ये हो गया रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट चलेंगे, उसका और एक जो प्रॉपर्टी, उसका और एक जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल रहेगा, वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या रहेगा? देख लो, पैरेललोग्राम में क्या आएगा? पैरेललोग्राम का डायग्राम ऐसा होगा कुछ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर भी सेम है, ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होंगे, सब इक्वल नहीं होगा, मतलब ये और ये दोनों, ये दोनों। सेकेंड प्रॉपर्टी, वहां पे ऑल एंगल्स इक्वल था, यहाँ पे ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी होगा, कोई बता पाएगा क्या होगा? यहाँ पे एंगल का रिलेशन क्या होगा, कोई बता पाएगा? एनीवन? कुछ पता है किसी को? नहीं है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मतलब ये इसके साथ ये एंगल और इसके साथ ये एंगल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, यहां पर फिर डायगोनल दो ही रहेंगे, मगर कंडीशन नॉट इक्वल। दोनों डायगोनल यहाँ पे इक्वल नहीं है। क्यों जानते हो? अगर डायग्राम को थोड़ा बड़ा करूंगा, बड़ा करके देख लो डायगोनल्स क्यों नहीं इक्वल होगा। देखो, ये वाला डायग्राम थोड़ा बड़ा आएगा और ये वाला थोड़ा छोटा आएगा। तो अगर ऐसा आया ना, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये पॉइंट को मैं ओ ले लू, तो ये ए बी सी डी ले लू, मुझे पता है कि ए सी और बी डी इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, मतलब ऐसे बाइसेक्ट करेगा, जानते हो कैसे? ए ओ इक्वल टू सी ओ होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। देखो बता रहा हूँ बढ़िया से, यहाँ जगह नहीं हो रहा है, देखो बढ़िया से, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर डायग्राम यहां ड्रॉ कर दूं, अगर ये ओ हो जाएगा, ये ए बी सी टी होगा। देखो, मुझे पता है कि ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है,
मगर डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है ना सर? ए ओ इक्वल टू सी ओ होगा, ये दोनों आधा हो जाएंगे और ये दोनों आधा हो जाएंगे, चारों इक्वल नहीं गए, इसके साथ यही इक्वल होगा और इसके साथ ये पार्ट इक्वल होगा। बाकी केस में अभी क्या पढ़ रहे थे कि चारों इक्वल होता है। क्यों चारों होता है? कि दोनों अगर बराबर रहेंगे तो पार्ट करेंगे तो चारों बराबर होता था। यहाँ पे जैसे दोनों बराबर नहीं है ना, इसलिए ये दोनों इक्वल है अपने से, और बी ओ और डी ओ अपने से इक्वल है। ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों चारों इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहां पर भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट उसका टाइप है रम्बस। सब पढ़े थे, सब पढ़ाया था, फिर भी सब भूल गए। रम्बस क्या होता है? डायग्राम होता है इससे। देखो, रम्बस में पहला प्रॉपर्टी ऑल साइड्स इक्वल, ये इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स इक्वल होगा क्या? ऑल एंगल्स नहीं, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स कोई इक्वल नहीं होगा। थर्ड, डायगोनल्स कितना आएगा? डायगोनल्स दो ही आएगा। सर डायगोनल्स इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। कैसे दिखाओ, बताता हूं। अगर ये डायगोनल ले लू ना, ये रम्बस ले लू ना, देखो एक हो जाएगा बड़ा। देखो यहाँ जगह नहीं हो रहा है, थोड़ा इरेज करके मैं करूंगा, थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। देखो अगर ये डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा छोटा। मतलब दो डायगोनल से बराबर नहीं होगा, मगर दोनों बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये पार्ट के साथ ये पार्ट इक्वल और ये पार्ट के साथ में ये पार्ट इक्वल, बीच में है ओ। मतलब ए ओ सी ओ इक्वल अपने से अलग, बी ओ डी ओ इक्वल अपने से अलग, और ए सी और बी डी दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक था रम्बस का कहानी। देखो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछूंगा क्वेश्चन अभी, इसे मतलब कंसेप्ट वाइज समझो उसको। नेक्स्ट फॉर्म है काइट। काइट कैसा होता है? ऐसे होता है। रम्बस तरह लगेगा बट रम्बस नहीं। रम्बस में चार साइड इक्वल था, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है सर, कंजुगेटिव साइड इक्वल है। कंजुगेटिव मतलब लगातार, जो सटा हुआ है, देखो ये और ये लगा हुआ है ना, सटा हुआ है ना, तो ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल अपने से, ये होता है काइट। रम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे कंसिक्यूटिव साइड्स इक्वल रहेगा। डायगोनल भी यहाँ पे दो ही रहेगा, डायगोनल भी दो ही सेम टू सेम रहेगा। इसके डिटेल में कुछ नहीं है, एंगल वगैरह कुछ जानने की जरूरत नहीं, इक्वल नहीं होगा, बाइसेक्ट नहीं करेगा तो पता चल जाएगा। देखो ये ड्रॉ करेंगे इसको यहाँ पे, ये ड्रॉ करेंगे इसको यहाँ पे, तो कभी बाइसेक्ट नहीं करेगा। एक तो ऐसा रहेगा, एक तो ऐसा रह जाएगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेगा, एंगल्स इक्वल नहीं होगा, साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ डायगोनल दो रहेगा और कंजुगेटिव साइड्स इक्वल रहेगा। यहां तक होता है काइट का कहानी। काइट के अंदर और कुछ नहीं चाहिए। जब वीडियो को दोबारा प्ले करोगे तो उस टाइम पे लिख लेना, पढ़ के लिख लेना। ठीक है, लास्ट टाइप है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम देखो, ट्रापीजियम बता रहा हूं, उसको बढ़िया से समझ लो। ट्रापीजियम देखो, ये होता है ट्रापीजियम, और ये भी हो सकता है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का मतलब होता है टू, बढ़िया समझो, टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गए और दो जो बच गए वो दोनों अनपैरेलल हो गए। मतलब दो पैरेलल होंगे और दो बच जाएंगे जो अनपैरेलल हो गए, बट नॉट पैरेलल हो गए। देखो जैसे ये और ये पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये बन जाएगा आप लोगों का ट्रापीजियम। साइड्स इक्वल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दो पैरेलल रहेगा और दो नॉट पैरेलल रहेगा। यहां देखो ये और ये पैरेलल है
और ये दोनों देखो, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये भी बन जाएगा ट्रापेजियम। पैरेलल मतलब समझ रहे हो, ऐसा दो लाइन, जो दो लाइन कभी नहीं मिलेंगे वो दोनों को बोलते हैं पैरेलल। ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे आगे बढ़ा तो ऐसे आगे चलते रहेंगे, मगर ये दोनों देखो आगे जाकर ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे जाकर। ये दोनों देखो, ये ऐसे आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये जाकर आगे मिल जाएगा जाकर। सो दो पैरेलल लाइन रहेंगे और दो नॉट पैरेलल और अनपैरेलल रहेंगे, उसी केस को बोलेंगे ट्रापेजियम। ठीक है, ट्रापेजियम में भी सिर्फ कितना रहता है उसका ये डायगोनल, सेम टू सेम बताएंगे तो सेम दो ही डायगोनल रहेगा। जैसे ये है, यहाँ पे एक डायगोनल और यहाँ पे एक डायगोनल, और दोनों इक्वल नहीं होगा, एंगल्स इक्वल नहीं होगा, बाइसेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ दो अपोजिट साइड से पैरेलल हो गए। इतना है ट्रापेजियम का प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक समझने के बाद में यहां पे सिर्फ एक कंसेप्ट बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रिक वाइज है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछे, सर ऑल स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल, क्वेश्चन आएगा सर सब स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं क्या, सब स्क्वायर को रेक्टेंगल हो जाएगा क्या, क्वेश्चन पूछेगा। अब किसी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। देखो पहला है आंसर, अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम में, बुक में, एक्सरसाइज में, तो पहले चीज देखो, पहले हम उसको स्क्वायर दिया हुआ है और रेक्टेंगल होने की दावा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल होने का दावा कर रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है ना, प्रॉपर्टी है सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा। ओके, एंगल्स सारे के सारे एंगल्स इक्वल होगा। ओके, दो डायगोनल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट बाइसेक्ट करेगा डायगोनल। ओके, ये चारों प्रॉपर्टी स्क्वायर में है कि नहीं है, हमको बस इतना ही चेक करना है। अगर स्क्वायर ड्रॉ करके चेक करेंगे, सर ऑपोजिट साइड इक्वल, हाँ सर स्क्वायर में तो ऑल साइड इक्वल होता है, मतलब ऑपोजिट तो इक्वल हो ही गया ना। ओके, एंगल्स इक्वल, हाँ सर स्क्वायर में सब एंगल 90 है। ओके, दो डायगोनल, हाँ यहाँ भी दो डायगोनल है, दो डायगोनल बाइसेक्ट करता है क्या, हाँ दो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो हो गया। अगर सब प्रॉपर्टीज का काम कर रहा है तो ऑल स्क्वायर्स को हम रेक्टेंगल कह सकेंगे, ऑल स्क्वायर्स को रेक्टेंगल कह पाएंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ट्रिक बता दिया, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रट्टा मारोगे तो भूल ही गलत हो जाएगा, भूल जाओगे। रट्टा मारने का टेक्निक जो बताया अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसको ऐसे कंसेप्ट पे समझो, बाद में तो रट्टा लगा दूंगा सही। क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, ऑल रेक्टेंगल्स कैन बी स्क्वायर, सब रेक्टेंगल को स्क्वायर कह पाएंगे क्या, होगा क्या, अगर पूछा है तो पहले जो पूछा है होने का दावा कर रहा है उसका प्रॉपर्टी लिखो, ऑल साइड्स इक्वल, इसका प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, सब साइड इक्वल का इक्वल नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट इक्वल है, तो यहाँ पे तो मुझे ऑल चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी उसका फेल मार गया, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये रॉन्ग है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसे ही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये था कहानी, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल तक यहां तक था। चैप्टर 3 को सॉल्व करो, पहले पूरा पूरा सॉल्व करो। क्वेश्चन अगर कुछ डाउट आएगा तब कुछ पूछो, टेलीग्राम में पूछो या फिर नेक्स्ट